हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत की नदियों के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड एक भाग हम देख चुके हैं जिसमें हमने हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ा था, मतलब सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में पढ़ा था। आज यानी भाग 2 में हम प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ेंगे, मतलब नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन 6 मुख्य नदियों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हमें देखना है प्रायद्वीपीय नदियों को। प्रायद्वीपीय नदियों को आप 2 भागों में बांट सकते हो। प्रायद्वीप मतलब कि जो हिस्सा, भारत का जो हिस्सा 3 तरफ पानी से गिरा हुआ है वो प्रायद्वीपीय हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय नदियों को आप 2 भागों में बांट सकते हो कि वो कौन सी दिशा में बह रही है। जैसे कि अगर प्रायद्वीपीय भारत में ही या यूं कहे दक्षिण भारत में ही अगर पश्चिम में नदियां बह रही है तो वो कहलाएगी पश्चिम वाहिनी नदियां, और यदि पूर्व में बह रही है तो वो कहलाएगी पूर्व वाहिनी नदियां। ये पश्चिमी वाहिनी नदियां जो है वो अपना पानी अरब सागर में गिराती है। ये अरब सागर है, इस तरफ अरब सागर में अपना पानी गिराती है पश्चिम वाहिनी नदियां, और पूर्व वाहिनी नदियां अपना पानी गिराएगी बंगाल की खाड़ी में। पश्चिमी वाहिनी नदियों में मुख्य नदियां आपको मिलेगी नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और एक और नदी है, लेकिन वो अपना पानी अरब सागर में नहीं गिराती है बल्कि कच्छ के रण में ही अपना पानी खत्म कर देती है, वो है लूणी नदी। इन सारी नदियों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वहीं पूर्व वाहिनी नदियों में आपको मुख्यतः मिलेगी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पश्चिमी वाहिनी और पूर्व वाहिनी नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस जो आपके अलग अलग एग्जाम में देखने को मिल जाएगा वो ये है कि पश्चिमी वाहिनी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है और पूर्व वाहिनी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है समझते हैं इस बात को। एस्चुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है। पूर्व वाहिनी नदियां डेल्टा बनाती हैं और पश्चिमी वाहिनी नदियां एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर होता है? देखो, जब भी कोई नदी बहती है तो वो बीच में आती हुई चट्टानों और पत्थरों को काटते हुए चलती है। तो इस कटाव से उसके अंदर बहुत ज्यादा मलबा इकट्ठा हो जाता है जिसको वो अपने साथ बहाकर लेके जाती है। लेकिन जब वो समुद्र के पास जाती है तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। इस वजह से वो अपने साथ लाए गए मलबे को वहीं मुहाने पर इकट्ठा कर देती है, जिससे वहां दलदली क्षेत्र बन जाता है। इसी दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। लेकिन कुछ नदियां ये अपने साथ लाए गए मलबे को अपने अंदर ही आते हुए खड्डों में भरती जाती है। इसलिए जब वो समुद्र के पास पहुंचती है तब उसके पास किसी भी तरह का कोई मलबा नहीं होता है, वो सीधा पानी ही समुद्र में डाल देती है, वहां पर दलदली क्षेत्र का निर्माण नहीं कर पाती है। उसी को कहते हैं एस्चुरी। तो पूर्व वाहिनी नदियां डेल्टा बनाती है, वहीं पश्चिमी वाहिनी नदियां एस्चुरी बनाती है। तो प्रायद्वीपीय नदियों का ये पश्चिमी वाहिनी और पूर्व वाहिनी नदियों में बंटवारा होता है। इससे रिलेटेड हमें एग्जाम के लिए क्या क्या पॉइंट पता होने चाहिए कि पश्चिमी वाहिनी नदियां एस्चुरी बनाती है या जिसे हिंदी में कहा जाता है ज्वार नदमुख बनाती है। वहीं पूर्व वाहिनी नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। पश्चिमी वाहिनी नदियां अरब सागर में अपना पानी गिराती है, वहीं पूर्व वाहिनी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। पश्चिमी वाहिनी नदियों में मुख्य नदियां कौन कौन सी मिलेगी आपको? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और एक लूणी नदी अलग से है। पूर्व वाहिनी में मुख्य नदियां कौन सी मिलेगी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके अलावा भी और छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन हमें एग्जाम के लिए मुख्यतः इन नदियों के बारे में ही पढ़ना है। तो एक एक करके हम सारी नदियों के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी वाहिनी नदियों को उठाते हैं और सबसे पहले लेते हैं हम नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नदी है।
अरब सागर में पानी गिराने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, यदि हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें। कहां है नर्मदा नदी? नर्मदा नदी आपको ये मध्य भारत में, या यूं कहे दक्षिणी भारत शुरू होने से पहले मिल जाएगी ये नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और जब ये बहती है तो दो बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में से होते हुए गुजरती है। उत्तर में है आपका विंध्याचल और दक्षिण में है सतपुड़ा। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि नर्मदा नदी कौन से दो पहाड़ियों के बीच में बहती है? तो जवाब होगा विंध्याचल और सतपुड़ा। इसका उल्टा क्वेश्चन पूछे कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो आपको जवाब देना है नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी को ऐसा कहा जाता है कि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में बाउंड्री बनाती है। मतलब नर्मदा नदी ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। नर्मदा नदी अंत में अपना पानी खंबात की खाड़ी में, यहां है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है, और खंबात की खाड़ी अरब सागर का हिस्सा है। तो यदि ऐसा बोला जाए कि नर्मदा नदी अपना पानी अरब सागर में गिराती है, तब भी सही बात है। नर्मदा नदी अपना पानी खंबात की खाड़ी में गिराती है, तब भी सही बात है। तो एग्जाम से रिलेटेड हमें नर्मदा नदी के बारे में क्या क्या चीज याद रखनी है कि यह प्रायद्वीपीय भारत, या यूं कहे दक्षिण भारत की पश्चिमी वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नदी है। यदि पूरे प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो गोदावरी नदी होगी, लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो नर्मदा नदी होगी। यह कहां से उत्पन्न होती है? यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह कौन से दो पहाड़ों के बीच में बहती है? उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, और इन दोनों के बीच में जो घाटी है उसे क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी कहा जाता है। आप एग्जाम के लिए ये फैक्ट याद रख लेना। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा कि भ्रंश घाटी से बहती हुई मुख्य नदी कौन सी है? तो जवाब क्या होगा? नर्मदा नदी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट नदियों की तरफ, जिसमें हम तीन नदियों को एक साथ देखेंगे। एक तो है ताप्ती, या जिसे तापी नदी कहा जाता है, दूसरा है माही नदी, और तीसरा है साबरमती नदी। सबसे पहले देखते हैं हम ताप्ती नदी को। ताप्ती नदी जो है वो नर्मदा के समानांतर ही बहती है। ये ऊपर नर्मदा रह गई, नीचे ये ताप्ती नदी आपको मिलेगी। ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से पैदा होती है, नर्मदा के समानांतर बहती हुई, फिर गुजरात के सूरत शहर से होती हुई अंत में अपना पानी खंबात की खाड़ी में गिराती है। और हम जानते हैं कि खंबात की खाड़ी किस सागर का हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। तो ताप्ती नदी के बारे में हमें एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट पता होने चाहिए? सतपुड़ा से निकलती है, नर्मदा के समानांतर बहती है, सूरत शहर से होते हुए अपना पानी खंबात की खाड़ी में गिराती है। दूसरी है माही नदी। माही नदी जो है वो नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत से पैदा होती है। माही नदी नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत से पैदा होती है, और यह भी अपना पानी खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिराती है। माही नदी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। देखो कर्क रेखा यूं भारत के बीचों बीच में से होकर गुजरती है, तो ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, एक तो उत्तर में जाते वक्त और एक दक्षिण में आते वक्त। तो माही नदी के बारे में दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड हमें क्या याद रखने हैं कि ये विंध्याचल पहाड़ियों से पैदा होती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, और अंत में खंबात की खाड़ी या अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। नेक्स्ट है आपकी साबरमती नदी। साबरमती आपको यहां देखने को मिलेगी। ये अरावली पहाड़ियों से, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है, और सीधा ये दक्षिण में बहते हुए गुजरात के दो इंपॉर्टेंट शहर से निकलती है। एक तो आप जानते ही होंगे महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम कहां पे था? अहमदाबाद में। तो ये साबरमती नदी एक तो अहमदाबाद और दूसरा गुजरात की राजधानी गांधीनगर से पैदा होती हुई अंत में अपना पानी खंबात की खाड़ी या यूं कहे अरब सागर में गिरा देती है। तो इन तीन नदियों से रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने हैं? तापी या ताप्ती नदी दोनों सेम बात है।
ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। ये सतपुड़ा पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहां से पैदा होती है और अंत में अपना पानी खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। दूसरी है माही नदी। माही नदी विंध्याचल पर्वत से, नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत से पैदा होती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अंत में अपना पानी खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। नेक्स्ट नदी है आपकी साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान में अरावली श्रेणी से पैदा होती है। यह दक्षिण में बहती है और गुजरात के 2 इंपॉर्टेंट शहर अहमदाबाद और राजधानी गांधीनगर से गुजरती हुई अपना पानी खंबात की खाड़ी में या यूं कहे अरब सागर में गिरा देती है। पश्चिमी वाहिनी नदियों में एक अलग सी नदी है जो कहीं सागर में अपना पानी नहीं गिराती है बल्कि जमीन में ही खत्म हो जाती है, कहीं सागर तक पहुंच ही नहीं पाती है, जिसका नाम है लूणी नदी। लूणी नदी जो है वो अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से निकलती है। नाग पहाड़ी कहां पर स्थित है? ये राजस्थान के राजधानी जयपुर के दक्षिण में स्थित अजमेर जिले से में है नाग पहाड़ी। तो नाग पहाड़ी से निकलती है लूणी नदी। लूणी नदी दक्षिण पश्चिम में बहती हुई अंत में कच्छ के रण में ही खत्म हो जाती है और यह थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। तो लूणी नदी से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूणी नदी। लूणी नदी कौन से सागर में गिरती है? भाई वो किसी सागर में नहीं गिरती है बल्कि वो कच्छ के रण में ही खत्म हो जाती है। और वो पैदा कहां से होती है? वो अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से पैदा होती है। तो लूणी नदी से रिलेटेड हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? ये थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है, अरावली की नाग पहाड़ी से पैदा होती है और किसी सागर में नहीं बल्कि कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहां पे है? गुजरात में स्थित है और वहां की जो रेत है वो आपको सफेद दिखेगी नमक की वजह से। तो कच्छ के रण में खत्म होने वाली नदी कौन सी है? लूणी नदी है। तो ये थी पश्चिमी वाहिनी नदियों की 5 इंपॉर्टेंट नदियां। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूणी। अब हम बढ़ते हैं अपनी पूर्व वाहिनी नदियों की तरफ। पूर्व वाहिनी नदियों में हमें 4 इंपॉर्टेंट नदियां देखनी है। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। एक एक करके हम इन नदियों को देखते हैं। सबसे पहले है महानदी। महानदी आपको देखने को मिलेगी यहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से उत्पन्न होती हुई देखने को मिलेगी। ये सिहावा पर्वत से पैदा होती है, उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। उड़ीसा से गुजरते हुए अंत में यह अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। महानदी की कुछ सहायक नदियां हमें नाम पता होने ही चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, जोंक, इब, ओंग, तेलन। आप इसी क्रम में याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। शिवनाथ, जोंक, हसदेव, इब, ओंग, तेलन। तो महानदी के बारे में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ की सिहावा पर्वत से पैदा होती है, फिर ये उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है जहां पर इस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। और इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां कौन कौन सी है? शिवनाथ, जोंक, हसदेव, इब, ओंग, तेलन। पूर्ववाहिनी नदियों में अब दूसरी नदी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। भाई उत्तर भारत की गंगा जो हमारी राष्ट्रीय नदी है वो अलग नदी है और दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? ये गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। वहीं नर्मदा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। पैदा कहां से होती है ये गोदावरी नदी? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर से पैदा होती है, फिर यह महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए तेलंगाना राज्य में प्रवेश करती है और अंत में आंध्र प्रदेश से होती हुई अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जैसे कि वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, मंजरा और इंद्रावती। गोदावरी नदी की सहायक नदियों से रिलेटेड भी
क्वेश्चन आपको बार बार अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गोदावरी नदी से रिलेटेड हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, कि इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहां पर है? महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, मंजरा और इंद्रावती। याद कैसे करोगे भाई? ये दक्षिण गंगा है तो इसकी सहायक नदियों में गंगा होगा ही होगा, वेनगंगा, पेनगंगा। फिर गंगा है तो प्राण देगी, प्राणहिता, पूर्णा, पूर्ण करेगी, फिर बाद में मंजरा और इंद्रावती। कंफ्यूज मत होना, अगर गंगा है सहायक नदियों में तो ये गंगा की सहायक नदियां नहीं है, बल्कि ये दक्षिण गंगा की सहायक नदियां हैं, जो कि है गोदावरी। तो ये गोदावरी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें एग्जाम से रिलेटेड पता होने चाहिए। अब पूर्ववाहिनी नदियों में तीसरी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट हमने देखा था, पश्चिमी घाट हमने देखा था, जो पश्चिम में पहाड़ियां स्थित है, पश्चिम में जो पहाड़ियां स्थित है प्रायद्वीपीय भारत में, उसे पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट में यहां महाबालेश्वर नाम की जगह है। इस महाबालेश्वर से कृष्णा नदी पैदा होती है, फिर ये कर्नाटक में एंट्री करती है, कर्नाटक होते हुए ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर होते हुए अंत में ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। कृष्णा नदी जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो आपको एग्जाम से रिलेटेड पता होना ही होना चाहिए, जैसे कि भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा और तुंगभद्रा। तो कृष्णा नदी से रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट पता होने चाहिए कि ये निकलती कहां से है? ये महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट की एक जगह है महाबालेश्वर, वहां से कृष्णा नदी निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा और तुंगभद्रा। याद कैसे करोगे इसको? कृष्णा है, कृष्ण भगवान से रिलेटेड ये नदी है, तो कृष्ण भगवान के समय में कौन हुए? भीमा। अब भीमा है तो बड़े बड़े नाम आएंगे, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घटप्रभा। तो ये बड़े बड़े नाम जो है वो भीम से रिलेटेड है और भीम कृष्णा से रिलेटेड है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं पूर्ववाहिनी नदियों की सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट नदी कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है वो सबसे लास्ट में यहां कर्नाटक पे स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ये तमिलनाडु होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। कावेरी नदी की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जैसे कि काबिनी, भवानी, अमरावती और नोयल। तो कावेरी से रिलेटेड हमें क्या क्या पॉइंट पता होने चाहिए कि कावेरी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, प्लस एक और नाम आप याद रखना कि ये ताला कावेरी से भी निकलती है। ताला कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पास स्थित है ताला कावेरी, वहीं से कावेरी नदी निकलती है। तो यदि एग्जाम में आए कि कावेरी कहां से निकलती है, अगर ऑप्शन में हो ब्रह्मगिरी तो भी ठीक होगा, ऑप्शन में हो ताला कावेरी तो भी ठीक होगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। तो ताला कावेरी और ब्रह्मगिरी दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जैसे कि काबिनी, भाई कावेरी जैसा ही नाम है, काबिनी, भवानी, अमरावती, हेमावती, नोयल। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो ये थी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी वाहिनी नदियां और पूर्व वाहिनी नदियां। अब जितनी भी हमने इंपॉर्टेंट नदियां देखी है उसको एक साथ देख लेते हैं कि उनका उद्गम स्थल क्या है और उनका मिलन स्थल क्या है, ताकि हमें चीजें अलग अलग जगह नहीं एक ही साथ देखने को मिल जाए और याद करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी पैदा कहां से हुई थी? ये तिब्बत के मानसरोवर से पैदा हुई थी। मिलती कहां पर है? ये अरब सागर में जाके मिलती है। अरब सागर किस तरफ है? ये अपना भारत है, तो यहां पे अरब सागर है, यहां पर बंगाल की खाड़ी है। एक चीज और बता देता हूं कि भारत की लगभग सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उस तरफ गिरती है। 2-3 नदियों को आप छोड़ दो तो बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है? एक तो हो गई सिंधु नदी, एक हो गई आपकी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो अरब सागर में गिराती है।
बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। तो अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सी नदी कहां अपना पानी गिराती है, तो 90% चांस होगा कि बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बाकी आप 5 अलग से याद कर लो, ये अरब सागर में अपना पानी गिराती है। कौन कौन सी? सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। ठीक है, अब आते हैं वापस टेबल पे। अब आपको ये मिलन वाला जो पॉइंट है वो आसानी से याद हो जाएगा। तो सिंधु नदी अरब सागर में अपना पानी गिराती है। निकलती कहां से? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। दूसरी है अपनी गंगा। गंगा कहां अपना पानी गिराएगी? भाई मैंने बताया कि 5 को छोड़ के बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। तो गंगा अपना पानी कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। पैदा कहां होती है ये? उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री हिमनद से। फिर आती है यमुना। यमुना अपना पानी कहां गिराती है? किसी सागर में नहीं गिराती है, बल्कि ये गंगा की सहायक नदी है जो कि प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। तो इसका मिलन गंगा से होता है। ये निकलती कहां से है? ये उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कहां अपना पानी गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में। सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में 5 को छोड़कर। और पैदा कहां से होती है ब्रह्मपुत्र? ये तिब्बत में स्थित कैलाश श्रेणी से पैदा होती है। फिर आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में अपना पानी गिराती है। पैदा कहां से होती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर स्थित अमरकंटक से। फिर आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पैदा कहां से होती है? सतपुड़ा से। पानी कहां गिराएगी? ये अरब सागर में गिराई थी। ताप्ती के बाद आपको मिलेगी महानदी। महानदी अपना पानी कहां गिराएगी? भाई बंगाल की खाड़ी में 5 नदियों को छोड़कर। ये पैदा कहां से होती है? ये छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से पैदा होती है। फिर आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी अपना पानी कहां गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में। पैदा कहां से होती है? ये महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर से। फिर आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पानी कहां गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। पैदा कहां से होती है? ये महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है वहां पर एक जगह है महाबलेश्वर। कावेरी पानी कहां गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में। और पैदा कहां से होती है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी या यूं कहो ताला कावेरी से पैदा होती है कावेरी नदी। एक स्पेशल नदी है लूणी नदी, जो कि अपना पानी किसी सागर में नहीं गिराती है बल्कि जमीन में ही खत्म हो जाती है। और कौन सी जमीन पे खत्म होती है? गुजरात के कच्छ के रण पे। पैदा कहां से होती है? ये अरावली पर्वत पर स्थित नाग पहाड़ी से। और नाग पहाड़ी कौन से जिले में है? ये राजस्थान के अजमेर जिले में है। तो ये हो गई नदियों से रिलेटेड सारी बातें। अब हम भारत के कुछ इंपॉर्टेंट बांध के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 5 इंपॉर्टेंट बांध हम देख लेते हैं। सबसे पहले है उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध। उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध, जो कि बना हुआ है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कौन सी है? भाई गंगा बनने से पहले अपने उद्गम स्थान पे क्या कहलाती है? भागीरथी नदी। तो इसी भागीरथी नदी पे बना है टिहरी बांध, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा बांध आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा कि भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। सतलज नदी पर बना वो बांध जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे है, उसका नाम क्या है? भाखड़ा नांगल बांध। इस तरह से आप एक ही लाइन से 2-3 क्वेश्चन बना सकते हो। तीसरा बांध गुजरात राज्य में मिलेगा, जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। कौन सी नदी पर बना है? ये नर्मदा नदी पर बना है। फिर आपको जाना पड़ेगा उड़ीसा में। उड़ीसा में बना हुआ है हीराकुंड बांध। किस नदी पर बना है? ये महानदी पर बना है। और ये हीराकुंड बांध जो है वो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। लंबाई के मामले में अगर विश्व के सारे मिट्टी के बांध को देखा जाए तो उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध पाया जाएगा। 5वां और अंतिम बांध जो हमें एग्जाम के लिए याद रखना है वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर स्थित नागार्जुन सागर, जो कि किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। इन सारे 5 बांधों को आप मैप के हिसाब से भी याद कर सकते हो, जिसमें आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले आप एक ब्लैंक मैप लो और उसी पर
और उसी पर सारे बांधों को अंकित कर दो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले यहां पर कौन सा बांध मिलेगा? टिहरी बांध। यहां पर मतलब उत्तराखंड में टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है? ये भागीरथी नदी पर बना है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा, आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर मिलेगा कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। कौन सी नदी पर बना है? ये सतलुज नदी पर बना है। कौन सी नदी पे? सतलुज नदी पर बना है। फिर आप चले आओ, ये सतलुज है, सतलुज नहीं है, सतलुज है। फिर आप चले आओ गुजरात में। गुजरात में यहां पर कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध बना है, सरदार सरोवर बांध। और कौन सी नदी पर बना है? ये नर्मदा नदी पर बना है। फिर आपको जाना पड़ेगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। कौन सी नदी पर बना है? ये महानदी पर बना है। पांचवा बांध कहां मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पे, जिसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर, जिसका नाम है नागार्जुन सागर। और कौन सी नदी पर बना है? ये कृष्णा नदी पर बना है। तो ये 5 बांध कौन से राज्य में है और कौन सी नदी पर स्थित है, हमें अच्छे से पता होने चाहिए। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी भारत की नदियों के बारे में, चाहे वो हिमालयी नदियां हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदियां हो, इन सारी नदियों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें एग्जाम के लिए याद रखने ही रखने हैं। एक चीज और बता देता हूं कि ये नदियों वाला चैप्टर सारे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।